बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एग्रीकल्चर। आज हम एक और फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज मैं अपनी वीडियो में आप सब लोगों को और तमाम किसान भाइयों को जिस क्रॉप के बारे में बताऊंगा वो है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। ये एक ऐसी क्रॉप है जो आप साल में 2 मरतबा ग्रो कर सकते हैं और इसका एक ये बेनिफिट या फ़ायदा है कि आप फ़र्ज़ करें बहुत से ऐसे किसान होते हैं कि जो जिनके जो अगर मतलब वो गंदम काश्त करना चाहते हैं या कपास काश्त करना चाहते हैं और वो किसी वजह से लेट हो जाती है और वो उस टाइम पे ग्रो नहीं कर पाते, तो अगर वो ग्रो करेंगे तो फिर उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं होगी। तो इस टाइम पे आप सूरजमुखी को ग्रो कर सकते हैं। उतने ही एरिया पे अगर आप ग्रो करें तो उतनी प्रोडक्शन या आप उतना ही मुनाफा कमा सकते हैं जितना कि आप गंदम और कपास में उगा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्रॉप है जो आप एक साल में 2 बार भी उगा सकते हैं और आप इसको समर में भी उगा सकते हैं और विंटर में भी उगा सकते हैं यानी स्प्रिंग सीजन में। अगर हम इसके मतलब इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये हमारे जो इंसानी खुराक का जो एक अहम हिस्सा है। उसके बाद देखें तो हम तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 16% इसके जो प्रोडक्शन है वो हमें हासिल हो रही है और तकरीबन 84% जो है हम दूसरे ममालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको पाकिस्तान में ग्रो करना शुरू कर दें तो हमारी जो इतना गैप है इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो हम ये एक ऐसी है कि जिससे हमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई और विटामिन डी, ये 4 ऐसे विटामिन हैं जिसे हम मतलब एक इस क्रॉप से ले सकते हैं। यानी इसका खुर्दनी तेल एज अ कुकिंग ऑयल को या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये साउथ वेस्टर्न में सबसे पहले दरियाफ्त हुई थी। उसके बाद 16वीं सदी में ये यूरोप में सबसे पहले कल्टीवेट हुई। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में ये फसल 1960 में मतलब ग्रो कर की थी और इस फसल से आप तकरीबन 25 से 45% जो आप है इसके बीज से आप जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यानी ऑयल हासिल कर सकते हैं। तो इस फसल को काश्त करने के लिए हमें बहुत मतलब ज़रूरी है कि सबसे पहले उसकी ज़मीन की तैयारी की बात करें कि आपकी जो ज़मीन है वो कैसी होनी चाहिए। अगर हम प्रिपरेशन ऑफ लैंड की बात करें तो आपकी ज़मीन एक तो नरम हो और भुरभुरी सी हो यानी थोड़ी सी इस तरह लूजिस हो, ताकि क्योंकि अगर आपकी सॉइल हार्ड होगी, सख्त होगी, तो वहाँ पर फिर जो पौधे हैं उसके जो रूट्स हैं अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। और एक ये बात जहन में रखें, जो ज़मीन आप जिस पे आप काश्त कर रहे हैं वो एक तो कलरफुल ना हो और दूसरा उसमें मतलब जो बहुत ज़्यादा रेतली ज़मीन भी ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रेतली ज़मीन होगी वहाँ पर पौधे तो ग्रो कर जाएंगे और अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये जो पौधा है थोड़ा सा भारी होता है और ये इसका नुकसान होगा कि फिर तेज़ हवाएं चलने की वजह से इसे सपोर्ट जो है वो अच्छी तरह नहीं मिल पाएगी और ये हो सकता है कि ये पौधा गिर जाए और फिर आपके जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके लिए आपको डीप प्लोइंग करनी चाहिए। इसके लिए आप राजा हल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे वो जगहें जहाँ पर आपने पहले राइस को काश्त किया हुआ था, ये तो वहाँ पर आपको 3 से 4 बार गहरा हल लगाना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि वहाँ पर मतलब क्यों राइस में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर एक हार्ड लेयर बनी होती है सॉइल के नीचे। तो अगर आप गहरा हल चलाएंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो जो हार्ड लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इस बीज की काश्त यानी अगर टाइम की बात करें कि ये किस टाइम पे आप ग्रो कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि साल में 2 बार ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इनको स्प्रिंग में ग्रो करना चाहते हैं यानी सर्दियों में, तो ये आप तकरीबन जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आप मार्च के एंड तक इस टाइम में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। यानी जनवरी से लेकर मार्च के दरमियान में अगर आपने गंदम नहीं ग्रो कर पाए या किसी वजह से, तो उस टाइम पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसके मतलब गर्मियों की बात करें ऑटम क्रॉप्स में, तो अगर ये देखें तो ये तकरीबन आप जुलाई के जो फर्स्ट वीक से लेकर आप जून की यानी अगस्त के एंड तक इसको आप ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम के दौरान आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम में अगर आप ग्रो करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी अच्छी होगी। उसके बाद अगर हम सीड्स की बात करें कि और वैरायटी यानी ख़ासतौर पे सीड्स की वैरायटीज़ की बात करें कि कौन सी वैरायटीज़ के जो सीड हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं, तो उनमें सबसे पहले हाइसन 33 है। उसके बाद पार्सन 1 है, पार्सन 3 है और NK 265 है, NK हारमोनी है। ये कुछ ऐसे सीड्स हैं मतलब वैरायटीज़ हैं जो आपकी जो जिनसे आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है और इन्हें बनाने वाली कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद अगर हम सीड रेट की बात करें कि कितना बीज पर एकड़ ज़रूरी है, तो ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके मेथड पे
कि आप किस तरीके से उगा रहे हैं। अगर आप बजरिया ड्रिल उगा रहे हैं तो शायद आपका जो बीज है वो थोड़ा सा कम लगे, और ख़ास तौर पे जब आप बीज को चोपे के ज़रिए लगा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको बीज जो है थोड़ा सा मिकदार में कम लगता है। जब आप ड्रिल से या प्लांटर से काश्त कर रहे होते हैं फसल को, तो उस टाइम पे जो आपका जो सीड है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो अगर हम इसकी जो रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो तकरीबन 2 से 2.5 केजी जो पर एकड़ हम इसको, यानी 2 से 2.5 केजी जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपकी जो बेस्ट जर्मिनेशन होगी, और तकरीबन आपको 19 पर आपका बीज ऐसा होना चाहिए जो 90% ग्रोथ कर सके। अगर हम प्लांट रेट की बात करें इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपके जो प्लांट्स हैं वो पूरे एकड़ में तकरीबन 22,000 से 23,000 होने चाहिए, क्योंकि अगर इतने आपके पास होंगे तो जो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल अच्छी होगी। उसके बाद अगर हम मेथड की बात करें कि सोइंग को हम मतलब हमें सोइंग मेथड की बात करें कि बीज किस तरह उगाया जाए या फसल किस तरह काश्त की जाए कि जो आपकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो सके, तो सूरजमुखी को आप एक तो खलियों पर काश्त करें, यानी खेलियां बना के, खेलियां आप रेजर की मदद से भी बना सकते हैं। और अगर आप रेजर की मदद से बना रहे हैं तो आप ऐसा करें कि खेलियां बना के उसमें इरिगेशन कर लें, यानी पहला पानी लगा लें। पहला पानी जब आप मतलब लगा लेते हैं तो आप उस टाइम जहाँ पर आप देखें कि पानी के वत्तर से थोड़ा सा ऊपर जहाँ पर खुश्क ज़मीन होती है या खुश्क जगह होती है वहाँ पर अपना बीज लगाएं। ये आपका जो बेहतर तरीका है जिससे आप अपनी जो प्रोडक्शन है अच्छी रहेगी। उसके बाद अगर आप ड्रिल से काश्त कर रहे हैं या प्लांटर से, तो फिर वो आप काश्त करके उसके बाद आप पानी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि बीज को जहर लगाना, तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सी बीमारियां हैं जो हमें मतलब इन फसलों को हो जाती हैं, वो सिर्फ सीड की वजह से होती हैं। इसलिए आप अपने पहले सीड को ट्रीट कर लें जहर के साथ। उसके लिए आप थायोफनेट मिथाइल को 2 ग्राम लेके 1 केजी जो है बीज के साथ आप लगा सकते हैं। आपको बीज के साथ जहर लगाने के लिए जो घूमने वाला ड्रम होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो मुयस्सर नहीं है तो आप ऐसा करें कि एक बोरी में जो आपका वज़न शुदा बीज है वो डाल दें। उसके बाद आपने जो जितनी आपको मतलब जहर डालना है वो पानी में थोड़ा सा मिक्स करके उसके ऊपर डाल दें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर उसका फ़ायदा होगा कि आपका जो सारा बीज है उसको जहर लग जाएगा और फिर वो बहुत सी बीमारियों से बच जाएगा, ख़ास तौर पे फंगस से। उसके बाद अगर हम इसके मतलब फर्टिलाइज़र्स की बात करें या खादों की बात करें कि कितनी खादें जो हैं इस फसल के लिए ज़रूरी हैं, तो इसके फसल के अगर ये पहली बात तो ये है कि सिर्फ सॉइल पे और सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी जो ज़मीन है ज़रखेज़ है और अच्छी है तो उसको खादों की थोड़ी सी कम ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर हम इसकी रिकमेंडेशन यानी ये देखें कि कितनी जो है मतलब एक पौधे की ज़रूरत है खादों में, तो वो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 60% और फास्फोरस जो है वो 40 के परसेंट और 25% जो पोटाशियम है, ये तीनों जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम है, ये तीनों इस मिकदार में एक पौधे के लिए ज़रूरी है। अगर हम इसी फर्टिलाइज़र्स की यानी बोरी में बात करें, अगर आपकी जो ज़मीन है ज़रखेज़ है तो आप 1.5 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो आप 2.25 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP पर एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह अगर आपकी जो अपनी फसल को खाद देंगे और टाइम पे खाद देंगे तो इस तरह आपकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी रहेगी। और खाद आप पहले पानी के साथ भी दे सकते हैं, बल्कि आप खाद जो है सोइंग टाइम पे ही दे दें। जब आप अपने मतलब काश्त करने लगें तो उससे पहले आप उसमें उस ज़मीन में खाद डाल दें। और बाज़ औक़ात में जो बरानी एरियाज़ हैं उनमें तो सोइंग टाइम पे ही डाल दी जाती है। अगर उस टाइम पे नहीं डालते तो फिर हाफ़ जो नाइट्रोजन है वो आप फर्स्ट इरिगेशन टाइम पे डाल दें। तो ये एक बेस्ट टाइम है जो आप खाद डाल के अपनी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसी खादों में अगर बात करें तो ज़िंक और बोरोन है कि इस फसल में ज़िंक और बोरोन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो 6 केजी जो ज़िंक है वो एक पर एकड़ के लिए काफ़ी है। और बोरोन अगर हम देखें तो बोरोन जो है वो 3 केजी पर एकड़ के लिए काफ़ी है। अगर आप इस क्वांटिटी में इन दोनों को डालेंगे तो जो आपकी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी अच्छी हो सकेगी। उसके बाद अगर हम इरिगेशन की बात करें यानी पानी की बात करें
तो ये इस फसल में जो पानी है वो सिर्फ आपके जो क्लाइमेट है या जो आपका माहौल है और आप उस पर डिपेंड करते हैं। अगर तो आपने ये फसल गर्मियों में लगाई है तो आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी फसल को, मतलब और अगर आपने ये सर्दियों में काश्त की है तो फिर उस टाइम पे ये पानी की थोड़ी सी कम मतलब ज़रूरत होती है, यानी आपको जो टाइम ड्यूरेशन है पानी देने का वो थोड़ा सा कम होता है। अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो ये इस फसल को तकरीबन 5 पानी चाहिए हैं। अगर आप फर्स्ट इरिगेशन की बात करें, यानी आपने पहला पानी जो है आपने जो सोइंग के जो अपना 20 दिन बाद आपने, यानी आपने फसल उगाई है तो उसके 20 दिन बाद आप अपना पहला पानी लगा दें, और पहले पानी के 20 दिन बाद आप दूसरा पानी लगा दें, और तीसरा पानी आपने उस टाइम पे लगाना है जब आपका जो पौधा है वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, और चौथा पानी आपने लगाना है सीड फार्मेशन के टाइम पे, यानी जब आपका पौधा बीज बना रहा हो तो उस टाइम पे आपने चौथा पानी लगा देना, और पांचवा पानी जब आपकी फसल थोड़ी सी पकने पे आ जाती है, जब आपको लगता है कि अब ये कुछ दिनों में पक के तैयार हो जाएगी ये फसल, तो उस टाइम पे आप पांचवा पानी लगा सकते हैं। तो ये एक बेस्ट मेथड है पानी लगाने का। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पौधे चूँकि अगर हमने चौपे अगर आपका जो बीज है वो 100% ग्रो करने वाला था तो पौधों के दरमियानी जो फासला होगा वो बहुत कम होगा। तो इसके लिए आप जब आपके पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और 100% ग्रो कर गए हैं तो आपको चाहिए कि जो आपके पौधों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर रखें, और जो फालतू दरमियान से पौधे हैं वो निकाल दें, क्योंकि अगर पौधे जो गहरे होंगे तो फिर उनके दरमियान एक तो एरेशन का भी मतलब उनके दरमियान से हवा नहीं गुजर सकती, और फिर उनके दरमियान जो मैंने पहले ही बताया था, अगर पौधे ज़्यादा होते हैं तो फिर उनके दरमियान कंपटीशन हो जाता है खुराक के लिए। वो कहता है कि मुझे खुराक चाहिए और दूसरा पौधा कहता है कि मुझे खुराक चाहिए, इसलिए फिर उन दोनों को ही खुराक कम मिलती है और इस तरह आपकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो सकती है। तो उसके बाद अगर हम वीडिंग की या जड़ी बूटियों की बात करें तो गोडी बहुत ज़रूरी है, यानी जो बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिनमें खुद ब खुद जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं, ख़ास तौर पे समर सीज़न में बहुत सी जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं फसलों में, तो आपको उस टाइम पे चाहिए कि गोडी करें, और गोडी जो है आप वो पहला पानी लगाने के बाद भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात तो जब आपके पौधे का कद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसके बाद तो आपको गोडी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर ये आपके पौधे खुद ही उस जड़ी बूटियों पर हावी हो जाते हैं। एक तो ये था कि जब आपके पौधे बड़े हो जाते हैं तो प्रॉपर उस जगह पे जहाँ पर जड़ी बूटियाँ उगती हैं वहाँ पर धूप ही नहीं पहुँच पाती, सारा दिन साया रहता है। साया रहने की वजह से फिर वहाँ पर वो जो जड़ी बूटियाँ हैं वो अच्छी तरह से ग्रो ही नहीं कर पाती। तो इस तरह जो पौधे हैं वो खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आपको पहली गोडी जो है वो पहला पानी लगाने के बाद कर दें, और दूसरी गोडी आप ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि आप जब दूसरी गोडी करते हैं तो उसमें जो मिट्टी होती है फिर वो आप पौधों के साथ-साथ जड़ों के साथ लगाते रहें। यानी जब आप जो मिट्टी है वो अगर आप जड़ों के साथ लगाएँगे तो जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छी तरह से मज़बूत हो जाएँगी, और उसका ये फ़ायदा होगा कि जो आप तेज़ हवाएँ जब चलती हैं तो उसमें फिर वो जो पौधे हैं वो गिरेंगे नहीं, और गिरने से फिर जो आपका पौधा है वो बिल्कुल बच जाएगा। और इन जड़ी बूटियों पर कंट्रोल करने के लिए एक दवाई है जो जिसका नाम है पेंडिमेंथालीन। ये एक स्प्रे है जो पेंडिमेंथालीन है, ये तकरीबन आप 800 मिलीलीटर जो है 120 लीटर पानी में यानी आपका जो पानी है अगर 120 लीटर है तो उसमें आप 800 मिलीलीटर जो ये स्प्रे है पेंडिमेंथालीन इसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो है तकरीबन सबसे पहले अगर हम मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग की बात करें तो मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग में हमें कैसे पता लगेगा कि जो आपका फूल है या पौधा है वो पक के तैयार हो गया है। तो इसके लिए आपको जब यानी आपके फूल के जो पुष्ट है उसका रंग अगर सब्ज से सुनहरी हो जाए, यानी फूल के जो पुष्ट का रंग है वो सब्ज से सुनहरी हो जाए, और जो पत्तियों का रंग है वो जर्द से खुश्क हो जाए, यानी जो पत्तियों का रंग जर्द है वो खुश्क हो जाए, और आपकी जो सब्ज पत्तियां हैं वो भूरी हो जाएं, और इसकी एक ये निशानी भी है कि उस टाइम पे आपका जो बीज है वो सख्त हो जाता है, और जब आपका बीज सख्त हो जाए तो उस टाइम आप समझ सकते हैं कि जो आपका जो फसल है वो पक के तैयार हो गई, यानी आपके हार्वेस्टिंग के लिए फुल तैयार है। अगर हमारे हार्वेस्टिंग के टाइम की बात करें तो जो फसलें आपने स्प्रिंग में लगाई थी वो आप मई या जून में हार्वेस्ट कर सकते हैं, और जो फसल आपने समर में लगाई थी ऑटम क्रॉप्स में तो वो आप अक्टूबर या नवंबर में मतलब उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं।
तो और हार्वेस्टिंग के लिए आप थ्रेशर भी इस्तेमाल पहले तो आप जो हाँ आपके फूल हैं उनको दरांती से काट के अलग कर लें। उसके बाद आप उनको 2 दिन तक सुखाएं और फिर उन बीजों को अलग करने के लिए आप थ्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास थ्रेशर मैसर नहीं है या आपका जो जो फसल थी वो एकड़ से भी कम है यानी कम मिकदार में थी, तो आप उस टाइम पे फिर जो है उसको मतलब इन फूलों को डंडे की मदद से कूट कर भी बीज अलहदा कर सकते हैं। तो ये इसकी हार्वेस्टिंग होगी। उसमें अगर हम और इसकी अगर हम मेन बात करें तो ये होती है कि जब आपकी बीज जो पकने पर यानी तैयार हो जाते हैं तो उस टाइम में इसमें यानी जो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन यानी परिंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ख़ास तौर पे सुबह और शाम के वक्त। तो उस टाइम पे ख़ास तौर पे एक परिंदा तोता तोता बहुत ज़्यादा मतलब सूरजमुखी के जो बीज है उसको पसंद करता है, तो वो भी इस तरह आपकी जो प्रोडक्शन में डिक्रीज़ हो सकती है। तो इसलिए आपको परिंदों को भगाने के लिए आपको या तो वहाँ पर ड्रम बजाना चाहिए यानी थोड़ा सा शोर की आवाज़ होनी चाहिए, या फिर आप किसी डंडा को बड़े से खड़ा करके उसके ऊपर झंडी लटका दें या बड़ा सा कपड़ा जो हवा की मदद से इस तरह उड़ता रहे कि पौधों को यानी परिंदों को लगे कि कोई है, जिससे फिर वो डर के भाग जाएं। या पर आप वहाँ पर कोई पटाखे वगैरह भी चलाकर यानी इनको परिंदों को भगा सकते हैं। यानी अगर आप एक टाइम कोई 1-2 पटाखा चलाते हैं तो फिर काफ़ी देर तक परिंदे उस साइड पे नहीं आते। उसके बाद अगर हम स्टोरेज की बात करें कि हार्वेस्टिंग के बाद हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो अगर आपके जो बीज है वो उसको तकरीबन आप उसमें कुछ दिन के लिए पहले तो उसे धूप में सुखाएं, और वो जब सूख जाते हैं तो उसमें जो तकरीबन नमी है वो 8% से ज़्यादा ना हो। यानी हमें कैसे पता लगेगा कि बीज में जो नमी है वो 8% से ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने बीज को हमें इस तरह जुबान के नीचे दांतों के दरमियान जब तोड़ के देखेंगे तो कुड़क की आवाज़ आएगी। अगर आपके कुड़क की आवाज़ आती है तो फिर आप समझ लें कि जो आपका जो बीज है उसमें जो नमी है वो 8% से कम है। और क्योंकि अगर नमी ज़्यादा होगी तो ये हो सकता है कि फिर उस पे फंगस अटैक कर सकती है यानी उस बीज को उल्ली लग सकती है। उसके बाद अगर जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो देखें हम कि तेल साफ़ कैसे कर सकते हैं इस बीज से, जो मेन पॉइंट है, ताकि हम फिर उसे बेच के यानी अपना प्रोडक्शन कर सकें। आप इस बीजों को भी सिर्फ बेच सकते हैं, यानी अगर आप तेल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक्सपीलर से जो सूरजमुखी का तेल निकाल सकते हैं। उसके बाद आप एक बाज़ार से मोटा कपड़ा लाएं और उसको आप चारपाई पे बांध के और नीचे लटका दें। आपने जो खाम तेल निकाला है, खाम तेल को आप कढ़ाई में डालें और फिर उसे इतना यानी 85 डिग्री सेल्सियस पे पकाएं कि उस टाइम पे जब आप इसको पकाएंगे तो इतना यानी टेम्परेचर हो कि जब आप उसको हाथ लगा के देखें तो वो हाथ ना लग सके। लेकिन ये है कि तेल जो है वो उबले भी ना। अगर आपके तेल उबलेगा तो फिर वो शायद उसके वो अच्छा तेल नहीं होगा। और उसके बाद आप ये करें कि जो गाचनी है वो तकरीबन 150 ग्राम गाचनी जो है मैदे की तरह उसको अच्छी तरह से बारीक पीस के उसके अंदर ऐड करके तकरीबन 5 मिनट तक उसमें चमचा हिलाएं। इस तरह ये जो तेल आपको हासिल होगा ये आपको आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इसको आप कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक एट अ टाइम पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।